सूरज सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था। जैसे ही इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला है। जैसे ही सूरज उस महिला को देखता है तो थोड़ी देर के लिए खामोश रह जाता है, लेकिन फिर इंटरव्यू देने के लिए आ जाता है और अच्छे से अपने इंटरव्यू को देता है। इंटरव्यू पूरा हो जाता है। सूरज का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। वह सारे सवालों के सही जवाब दे देता है। फिर वह उस हॉल से बाहर निकलता है तो तभी जो महिला इंटरव्यू ले रही थी वह भी बाहर आती हैं और सूरज से कहती है कि सूरज, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा? अगर टाइम है तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इस बात को जैसे ही सूरज सुनता है तो कहता है कि मैडम, टाइम ही टाइम है मेरे पास, आप जितना चाहो उतना टाइम मेरा ले सकती हो। दोस्तों, आखिर कौन थी वह महिला जो सूरज को रोककर उससे बात करना चाहती थी? आखिर इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठी हुई मैडम एक मामूली लड़के से क्या बात करना चाहती थी? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में। सूरज और उसकी पत्नी शालिनी 2 पति पत्नी रहा करते हैं। उनके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे और उनकी पेंशन आया करती थी। सूरज की नई नई शादी हुई थी और शालिनी उस घर में आई थी। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है तो शालिनी अपने घर को अच्छी तरह से नहीं संभालती है। वह इस बात के घमंड में थी कि उसके पिता ने उसे दहेज में काफ़ी सारा रुपया पैसा दिया है और दहेज का सामान दिया है, तो इस घमंड के कारण वह घर वालों से अच्छी तरह से बात नहीं किया करती थी। सूरज को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करती थी। अपने सास ससुर की बात को इग्नोर किया करती थी। शुरुआत में सूरज सोचता है कि नई नई शादी हुई है, अभी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। इस बात को सोचकर सूरज उसे समझाता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय बीतता है। लेकिन समय के साथ साथ शालिनी का घमंड और भी सर चढ़कर बोलने लगता है। वह अपनी माँ से बात किया करती थी और माँ की सिखाई बातों को वहाँ पर इस्तेमाल किया करती है। अपने सास ससुर का बिल्कुल भी कहा नहीं मानती थी। इधर उसका पति जब उसे किसी काम के लिए कहता तो बार बार कह दिया करती, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और मैं यहाँ पर मालकिन बनकर रहूँगी। इन बातों को सुनकर सूरज बार बार शालिनी को समझाता रहता था कि यह तुम्हारा ही घर है और तुम्हें ही इसको संभालना है, क्योंकि सूरज अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। माँ बाप बुजुर्ग हो चुके थे। पिता की पेंशन आती थी जिससे घर चलता रहता था। परिवार में ऐसी वैसी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि अच्छी खासी पेंशन थी। उसके पिताजी एक सरकारी नौकरी में लगे हुए थे तो परिवार अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन सूरज पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी के चक्कर में लगा हुआ था। शालिनी, जो कि बार बार उसे टॉर्चर किया करती थी, उसके माँ बाप का कहा नहीं माना करती और घर में हमेशा क्लेश का माहौल बनाए रखती थी। अब धीरे धीरे उन्हें 1 साल बीत जाता है, लेकिन आज तक शालिनी का घमंड ऐसा ही था। अब सूरज से यह बात सहन नहीं होती। वह उससे कहता है कि अगर तुम्हें घर बसाना है तो बसा दो, अगर नहीं बसाना है तो तुम अपना जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करो। इस बात को शालिनी अपनी माँ से बताती है और उसकी माँ उससे कहती है कि तू ऐसा कर, वहाँ से छोड़कर यहाँ पर आ जा। तो शालिनी अपनी माँ की बात मानती है और सूरज के घर को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। शालिनी का मायका बड़ा आलीशान था। जमीन जायदाद बहुत ज़्यादा थी। उसके पिता भी एक अच्छी खासी नौकरी करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ सूरज शालिनी को लेने के लिए भी जाता है और उससे फ़ोन पर भी बात करता है, लेकिन शालिनी आने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं उस घर में नहीं आऊँगी जहाँ पर तुम लोग मेरा बार बार अपमान करते हो, जबकि बात उल्टी थी। दोस्तों, शालिनी सभी का अपमान किया करती थी। वह घर में एक बहू की तरह नहीं रहती थी, बल्कि ऐसे रहती थी जैसे यह सब लोग उसके नौकर हों।
तब भी सूरज उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन वह मना कर देती है। अब शालिनी अपनी माँ के कहने में आकर सूरज पर तलाक का केस डाल देती है। केस कोर्ट के अंदर जाता है और कुछ दिनों के बाद फैसला आता है कि सूरज कुछ पैसे शालिनी को देगा जो तलाक के एवज में उसे देने पड़ेंगे। तो सूरज उन पैसों को चुका देता है। अब शालिनी अपने घर है और सूरज अपने घर है। सूरज पढ़ाई लिखाई करता रहता है, अपनी कोचिंग को जारी रखता है और धीरे धीरे करके 4 साल उनके तलाक को बीत जाते हैं। तो 4 साल में उसने कई टेस्ट दिए थे और कई इंटरव्यू दिए थे, लेकिन अभी तक उसका नंबर नहीं आया था। अब ऐसे ही एक सरकारी टेस्ट को देने के बाद जब उसका टेस्ट क्लियर हो गया था, तो उसके बाद वह इंटरव्यू देने के लिए एक सरकारी बिल्डिंग में जाता है। वहाँ जाकर बाहर बैठा हुआ था, तभी उसका नंबर बोला जाता है और जैसे ही वह इंटरव्यू हॉल के अंदर आता है तो देखता है कि इंटरव्यू लेने के लिए 3 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से एक महिला और 2 पुरुष हैं। और वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी वही तलाकशुदा पत्नी थी, जिससे 4 साल पहले उसका तलाक हो गया था। जैसे ही सूरज शालिनी को देखता है तो थोड़ी देर के लिए चुपचाप सा खड़ा रह जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि इंटरव्यू तो देना ही है। इस नौकरी के लिए मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा हूँ और इंटरव्यू दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। उसके बाद सूरज वहाँ पर जाकर बैठता है और अपने इंटरव्यू को अच्छी तरह से देता है। इंटरव्यूअर उससे कई सवाल पूछते हैं कि उसकी नौकरी से रिलेटेड, और वह सभी सवालों को सही जवाब देता है। इंटरव्यू लगभग आधे घंटे तक चलता है और उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। इंटरव्यू होने के बाद वह वहाँ से बाहर निकल जाता है। रिजल्ट घोषित होने में अभी कुछ दिन बाकी थे। जैसे ही वह बाहर जाता है तो पीछे पीछे शालिनी भी आ जाती है और एकदम से सूरज को रोकती है। कहती है कि सूरज जी, अगर आपके पास 1 मिनट है तो मैं आपका 1 मिनट लेना चाहती हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सूरज शालिनी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि 1 मिनट क्या, आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम है मेरे पास। इसके बाद सूरज और शालिनी करीब ही एक पार्क था, उस पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। तो शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सूरज से कहती है कि सूरज, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जैसे ही शालिनी की आंखों में सूरज आंसू देखता है और वह उससे माफ़ी भी मांग रही थी, तो सूरज बड़ा ही हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है कि यह वही शालिनी है जो कभी अपने घमंड में इतना चूर रहा करती थी कि किसी की एक बार नहीं सुना करती थी, और आज यह मुझसे माफ़ी मांग रही है। तो उसे यह जानने की जिज्ञासा होती है कि इसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस तरह से मुझसे माफ़ी मांग रही है। अच्छी खासी इसकी नौकरी लगी हुई है। इसके बाद सूरज उसे शांत कराता है, कहता है कि शालिनी, पहले तो चुप हो जाओ, और रही बात माफ़ करने की, तो मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। फिर सूरज पूछता है कि शालिनी, तुम्हारे साथ ऐसा आखिर क्या हुआ जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तो तुम तो अपने घमंड में चूर रहा करती थी, कहा करती थी कि तुम महारानी हो और तुम महारानी की तरह घर में रहोगी, लेकिन आज ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? तो शालिनी सूरज को बताती है कि सूरज, जब मेरा तुमसे तलाक हुआ था, उस तलाक का कारण मेरी माँ थी। मेरी माँ मुझे उल्टी सीधी बातें सिखाया करती थी। मैं फ़ोन पर बार बार अपनी माँ से बात किया करती थी और माँ मुझसे कहा करती थी कि तुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अच्छा खासा दहेज दिया है और तू इन लोगों की नौकर नहीं है। यह अपना काम अपने आप करेंगे या फिर किसी नौकर को लाएंगे। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपना आराम से महारानियों की तरह उस घर में रहो। हमने तुम्हारी शादी की है, ना कि तुम्हें बेचा है। मैं माँ की बातों में आ गई थी और इन बातों में आकर मैंने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया और बहुत ही बुरा व्यवहार किया। सूरज कहता है कि हाँ, बुरा तो तुमने किया है। तो शालिनी आगे बताती है कि जब हमारा तलाक हो गया तो
उसके बाद जो पैसे तुमने दिए थे उनको लेकर मैं अपने माँ के पास चली गई थी। मेरे परिवार वालों ने वह पैसे अपने कामों में खर्च कर दिए थे। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और मेरी माँ का देहांत हो जाता है। तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि अब घर भैया भाभी का हो गया था। पिताजी की चलती नहीं थी। भैया भाभी मुझे बार बार ताने दिया करते थे। इस बात को जैसे ही सूरज सुनता है तो उसको भी थोड़ा सा बुरा लगता है, उसका मन भी उदास हो जाता है, लेकिन वह फिलहाल अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करता है और शालिनी की बात को आगे सुनने लगता है। शालिनी कहती है कि भैया भाभी के तानों से दुखी होकर मैंने वहाँ पर नौकरी के लिए ट्राई किया और नौकरी मुझे मिल गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ज़्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन इतनी है कि उससे गुजारा हो जाता है। इन सभी बातों को सुनकर सूरज व्याकुल तो पहले ही था, लेकिन तभी वह शालिनी से पूछता है कि शालिनी, तुम्हारी मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है। तुम्हारा पति क्या करता है जो तुम अपने भैया भाभी के पास रहा करती थी? तो शालिनी बताती है कि यह सिंदूर और मंगलसूत्र किसी और के नाम का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे ही नाम का है। सूरज, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। इस बात को सुनने के बाद सूरज का दिल भी पिघल जाता है और वह शालिनी से कहता है कि शालिनी, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। उसके बाद शालिनी रोते हुए एक बार फिर से सूरज से माफ़ी मांगती है और कहती है, सूरज, अपना नंबर मुझे दे दो। सूरज अपना नंबर दे देता है और अपने घर चला जाता है। शालिनी भी अपने घर चली जाती है। अब शालिनी सूरज से फ़ोन पर बात करने लगती है। इधर सूरज भी शालिनी से फ़ोन पर बात करने लगता है। शालिनी एक दिन फ़ोन पर कहती है कि सूरज, मुझे घर देखना है, तो सूरज वीडियो कॉल करके पूरा घर को दिखाता है। ऐसे ही एक दिन बात करते हुए शालिनी कहती है कि सूरज, मेरी बात माँ से करा दो। तो सूरज माँ के पास फ़ोन लेकर जाता है, जो कि बीमार बेड पर लेटी हुई थी। तो शालिनी की बात कराता है। अब माँ और शालिनी एक दूसरे से बात करते हैं तो सूरज की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे ही सूरज अपनी माँ से फ़ोन लेकर शालिनी से बात करने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि शालिनी भी फूट फूट कर रो रही है। दरअसल सूरज की माँ ने शालिनी से कहा था कि बेटी, तुम कब आओगी? इस बात को सुनकर शालिनी रोने लगती है। सूरज शालिनी से पूछता है कि शालिनी, तुम रो क्यों रही हो? तो शालिनी रोते हुए कहती है कि सूरज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दोबारा से एक साथ रहने लगें? अब सूरज जैसे ही इस बात को सुनता है तो सूरज का भी मन करता था कि शालिनी दोबारा से आकर हमारे साथ रहने लगे। तो सूरज भी कह देता है कि हाँ, क्यों नहीं, हो सकता है, तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आ सकता हूँ। तो शालिनी रोते हुए कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से ले जाओ। इसके बाद सूरज शालिनी से कहता है कि मैं जल्द आ रहा हूँ और तुम्हें अपने साथ लेकर आऊँगा। उसके बाद सूरज शालिनी को लेने के लिए निकल जाता है। उधर शालिनी तैयार बैठी थी और फिर सूरज वहां पहुंचकर शालिनी को अपने साथ वापस घर ले आता है। आकर दोनों सास बहू एक दूसरे से मिलती हैं तो शालिनी फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसकी सास की हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जब शालिनी ससुराल में रहती थी तो उस टाइम शालिनी की सास शालिनी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन शालिनी ने ही उनके प्यार को कभी समझा ही नहीं था। अब आज ही के दिन सूरज का रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट आता है तो सूरज को सरकारी नौकरी मिल गई थी, तो इस बात को सभी परिवार वाले बहुत खुशी मनाते हैं। शालिनी भी वापस लौट आई थी और सूरज को सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जिसमें एक परिवार पहले बिछड़ा और बिछड़ने के बाद दोबारा से मिलकर हंसी खुशी घर के अंदर रहने लगे। इस कहानी में शालिनी ने जो किया वह बिल्कुल गलत था। शादी होने के बाद लड़की की माँ उसकी सास होती हैं और उसके पिता उसके ससुर होते हैं। अगर वह इसी तरह से चलती तो
उनका घर कभी नहीं उजड़ता बल्कि अच्छी तरह से बसा रहता और यह नौबत भी नहीं आती कि उसे सूरज से माफ़ी मांगनी पड़ती।